आरक्षण की मांग हमारे देश के अंदर काफ़ी वक्त से चलती चली आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम आपको देखें कि देश के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी मांगे जोर पकड़ती जा रही हैं। वहीं कई राज्यों के अंदर इस तरीके से जो आरक्षण है वो दे दिया गया। अगर बात करें गुजरात मॉडल का, तो गुजरात पूरी तरह आज़ाद है। क्या कहना चाहेंगे? सर, गुजरात जो नई कैटेगरी क्रिएट की है, इस कैटेगरी में गुजरात को 5 साल, गुजरात में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आने वाले छात्रों को, कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है और केंद्र सरकार की नौकरियों में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। अब जब हमने माननीय मंत्री कंसर्न जो मिनिस्टर है डॉक्टर थावरचंद गहलोत, जिन्होंने संसद में ईडब्ल्यूएस बिल पेश किया था, उनसे मिले, उनको ये बातें बताई, तो उन्होंने कहा कि ये बातें हमारी जानकारी में नहीं थी और हम इसको संज्ञान में लेंगे और इस विषय पे कार्रवाई करेंगे। न केवल हमारे सामने कही, बल्कि इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में भी ये बात एक्सेप्ट किया, उन डॉक्यूमेंट है कि हम इसके जो लाभ है जो अभी नहीं मिले हैं वो वक्त आने पर देंगे। अब वो वक्त कब आएगा समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम टेक्निकल तौर से इसको बात को छोड़ दें और अगर हम ये पूछें कि इससे आम जनता के ऊपर क्या असर पड़ता है या आम जन के ऊपर क्या असर पड़ेगा? सर, आम जनता के ऊपर ये असर पड़ता है कि जब आरक्षण नहीं था तब इशू डिफरेंट था, लेकिन एक बार आपने एक दे दिया, एक लोक लुभावनी आपने बता दिया, उसमें कुछ मिले नहीं, तो ये चीज़ें बैकफायर करती है। क्योंकि हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हमें लगा था, हम बहुत खुश हुए थे कि मोदी जी ने एक बड़ा ऐतिहासिक कदम लिया है, जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं उनकी किसी ने सुध लिया है और पहली बार आरक्षण जो है वो जाति के आधार पर नहीं मिला है, आर्थिक आधार पर मिला है। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि जो पहले जाति के आधार पर है उसका हम समर्थन करते हैं और मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आज़ादी के 70 साल बाद चीज़ें बदली है। जो चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिजर्वेशन के 2 ही पहलू होते हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस। जैसे कि आप ये बोल रहे हैं कि जाति के आधार के ऊपर आरक्षण मिलना चाहिए, आप उसे सही मान रहे हैं? हाँ, मैं निश्चित रूप से मैं संविधान में विश्वास करता हूँ और जाति के आधार पर जो ऐतिहासिक रूप से उनका शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो जो आरक्षण मिला था भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन दिया था वो उस टाइम जस्टिफाई था। जाति के आधार से अगर उस वक्त के लिए सही था, क्या आप इस हालात में आप ये मानते हैं कि एक धर्म का आदमी है, वो गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है, लेकिन वो आरक्षण में नहीं आता, तो उसे सरकारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि जो गरीबी के आधार पे आरक्षण है वो भी मिलना चाहिए और जो जाति के आधार पे मिला था वो भी मिलना चाहिए। हालांकि जो जाति के आधार पर मिलता है वहाँ पे भी एक बड़ी विडंबना आ गई है कि उसी जाति के कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो जिनके पिताजी ने लिया, दादाजी ने लिया, पोते पोती ले रहे, वहीं एक ऐसा क्रीमी लेयर बन गया कि वहाँ पे जो वास्तव में गरीब है उन तक लाभ नहीं पहुँच रहा है। तो हम चाहते हैं कि उन तक भी लाभ पहुँचे जो जातिगत आरक्षण है। रही बात आर्थिक आधार पर आरक्षण की, आर्थिक आधार पर आरक्षण कोई किसी की 1 लाख रुपये सालाना इनकम है, किसी की 50,000 रुपये सालाना है और मान लो वो तथाकथित ऊंची जाति में है, पता नहीं वो ऊंची क्या होता है, लेकिन अगर वो तथाकथित ऊंची जाति में है, इस वजह से उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता, तो ये भी अन्याय है। क्योंकि आज़ादी के 70 साल बाद अगर मैं संविधान की बात करूं, संविधान में आरक्षण के 2 ही आधार है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस, सोशल और एजुकेशनल स्टेटस। तो सोशल और एजुकेशनल स्टेटस 70 साल पहले जब हम देश आज़ाद हुआ तो वो आपकी जाति तय करती थी, जाति के आधार पर तय होता, लेकिन 70 साल के बाद स्थितियां बदली है। जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल ले, एक दिल्ली एक कनॉट प्लेस में रहता है, वो उसकी जाति कुछ भी हो, एक दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उसकी जाति कुछ भी हो, तो उसका सोशल एज वेल एज एजुकेशनल स्टेटस, उसको कितना उसका आर्थिक स्थिति है, कितना उसके पास पैसा है, कितनी उसकी कमाई, उससे निर्धारित होता है। इसका मतलब आज के टाइम पे सोशल और एजुकेशनल स्टेटस जाति के साथ साथ आर्थिक आधार पर भी तय होता है, इसलिए जो आरक्षण था जस्टिफाई था। अगर मैं ये मान के चलूँ कि एक आदमी है, स्वर्ण जाति से है, ठीक है, अगर वो रिजर्वेशन में आता है लेकिन उसके पास में पैसा आता है, इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रांग है, तो क्या उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई स्वर्ण जाति में आता है, जो स्वर्ण पता नहीं क्या होता है, एग्जाम्पल है, हाँ, मैं तो उसको बोलता हूँ अनारक्षित वर्ग, जिसको अब तक आरक्षण नहीं मिला, अगर वो सक्षम है, उसके पास पैसा है, सामर्थ्य है, तो उसको आरक्षण क्यों मिले? नहीं मिलना चाहिए। केवल गरीब के लिए होना चाहिए, जो गरीब है उसको मिलना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो इस वक्त आपको लोग देख रहे हैं उनसे कुछ अगर आप मैसेज देना चाहें? मैं सबसे यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, हम जो छात्र है, हमारे लिए हमारे सपनों से बड़ा ना तो कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई पार्टी है, ना कोई विचारधारा है। हमारे लिए हमारे सपने सबसे बड़े हैं। हमारे सपने होता है कि हमें जिसके हमने सपने देखे हैं, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, पीसीएस बनना चाहता हूँ, सिपाही बनना चाहता हूँ, चपरासी बनना चाहता हूँ, कि मेरे सपने पूरे हो, 2 रोजी रोटी का इंतजाम हो, मेरे जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिले।
तो मैं सबसे यही चाहता हूँ कि बाकी सारी बातें छोड़ के जो हमें मिले, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। और स्पेशली उनमें से जो EWS कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं, जो इसमें आते हैं, अगर वे घरों पे बैठे हैं तो उनको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया अपनी आवाज़ बुलंद करने का। जी बहुत बहुत शुक्रिया। समान जीवन जीने का अधिकार क्या हमारे देश में सिर्फ जाति के आधार पर होगा, या उसके आरक्षण को लेकर देश के अंदर बड़े बड़े आंदोलन होते रहेंगे? हमारे देश की सरकारों को सोचना पड़ेगा, जागना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर आखिर कौन लोग आरक्षित होने चाहिए जिनको आरक्षण मिले।